अब ये ओवरव्यू ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हम लोगों का डिस्कशन है। काफी सारे सिलेबस में अब ये चीज पूछी जानी है, तो ये डिस्कशन उसी चीज पे बेस्ड है। अब क्योंकि ये ओवरव्यू है तो पहले तो हम लोग ये देखें कि ये इंपॉर्टेंट क्या है और भारतीय न्याय संहिता में क्या चेंजेस करने पड़े हम लोगों को। तो ओवरव्यू है ताकि इस टॉपिक के बारे में तुम लोगों के अंदर में इंटरेस्ट डेवलप हो। तो पहला पॉइंट तो यह है कि आईपीसी को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया भारतीय न्याय संहिता से, सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस कर दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि ये 1860 है, 1861 है, 1872 है। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री में 1833 में चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट आया और इस चार्टर एक्ट की वजह से इसमें 1834 में एक लॉ कमीशन स्टैब्लिश हुआ था। लॉ कमीशन स्टैब्लिश हुआ था। यह लॉ कमीशन मैकले, थॉमस मैकॉले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1835 में इसने गवर्नर जनरल काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। काउंसिल को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद में एक चीज और हुई, वो था 1857 का विद्रोह। तो 1856 से लेकर 1862 तक यहां पे लॉर्ड कैनिंग रहा, जो बाद में चल के वायसराय हुआ। तो यहां पे हम लोगों को एक एक्ट मिलता है 1858 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद में फिर हम लोगों को 1859 में सीपीसी मिलता है, सिविल प्रोसीजर कोड। 1860 में हम लोगों को आईपीसी मिलता है। सीआरपीसी जो था 1861 का था। तो ये तो हम लोगों के हिस्टोरिकल हो गए। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो 1872 का था। तो ये पूरा जो है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे था। तो क्वेश्चन हम लोगों को इनसे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के ये वाले सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलो अब हम लोग आते हैं अपने भारतीय न्याय संहिता 2023 पर। देखो अब अगर हम लोग ये देखें कि वाई बीएनएस क्यों, तो एक चीज देखो कि आईपीसी में इतने अमेंडमेंट्स हो गए थे और डेफिनेशंस में भी अमेंडमेंट्स होते जा रहे थे। तो डेफिनेशंस एकदम से क्लियर कट डेफिनेशन नहीं थी, तो हम लोगों को रीडिफाइन तो करना ही था, रीडिफाइन करना था और ये बढ़ता जा रहा था। तो पहला कारण तो ये था कि आईपीसी को रीडिफाइन किया गया। अब जब रीडिफाइन किया गया है तो इस रीडेफिनेशन में बहुत सारे जो ऑफेंसेस हैं उनको हम लोगों ने डिलीट कर दिया, जो ऑब्सोलीट हो गए थे। कुछ न्यू ऑफेंसेस को एड ऑन किया है, न्यू ऑफेंसेस को हम लोग ने एड ऑन किया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं सिडिशन, राजद्रोह, है ना। तो राजद्रोह जो है इसको ओमिट कर दिया गया है और इसकी जगह पर अब जो प्रोविजन आया है दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। अगेंस्ट द स्टेट, ये एक न्यू प्रोविजन, न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, राष्ट्र के विरुद्ध अपराध। अच्छा एक चीज और है, वो ये है कि टेररिज्म की डेफिनेशन, आतंकवाद की पूरी डेफिनेशन डिफाइन की गई है इसमें। तो बहुत सारी डेफिनेशंस भी इसमें इंट्रोड्यूस की हैं। अब देखो टेररिज्म के साथ आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, इसकी भी डेफिनेशन इसमें शामिल कर ली गई है। सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर लिया गया है। सरकार को कमजोर करने से रिलेट के उद्देश्य से कोई भी कार्य हैं वो सारे के सारे हम लोगों के ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट में शामिल कर लिए गए। जैसे सेक्शन, अब इसके लिए सेक्शन 152 इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आगे अगर हम लोग ये देखें तो मेन जो चीज है, मेन ये है कि बीएनएस में आईपीसी के
मैक्सिमम क्राइम को अलग कर दिया, मैक्सिमम क्राइम को अलग कर दिया, मैक्सिमम क्राइम्स जो है वो अलग कर दिए गए बीएनएस में। न्यू क्राइम्स इंट्रोड्यूस हुए, न्यू क्राइम्स को इंट्रोड्यूस किया गया और डेफिनेशंस को लेके आए हैं। अच्छा देखो इसमें एक और है, जैसे हम लोग देखें तो एक पनिशमेंट ऐड की गई है, एक पनिशमेंट को ऐड किया गया है, वो जो पनिशमेंट है दैट इज कम्युनिटी वर्क। अब ये कम्युनिटी वर्क क्या होती है, तो अपराधी को अपनी सजा के एक हिस्से के रूप में अगर समुदाय में, किसी समुदाय में लाभ के लिए कार्य करना पड़े, समुदाय के लाभ के लिए अगर कार्य करना पड़ रहा है तो वो कम्युनिटी वर्क में शामिल कर दी गई है और ये पनिशमेंट का हिस्सा है कम्युनिटी वर्क। तो ये इस टाइप की पनिशमेंट भी इंट्रोड्यूस की गई है इसमें। अब इसमें जैसे और भी अगर हम लोग देखते हैं तो पनिशमेंट के अलावा क्राइम्स में हम लोग ने कुछ दिन पहले मॉब लिंचिंग देख रहे थे हम लोग, मॉब लिंचिंग है ना। मॉब लिंचिंग में क्या होता है, भीड़ जो है वो किसी एक आदमी या 2-3 आदमियों को मार देती है, तो इसकी भी डेफिनेशन हम लोगों को मिलती है 103 में मिल जाती है, ये वाली डेफिनेशन नहीं है। छीना जब्ती है तो 304 है छीना जब्ती के लिए। तो न्यू डेफिनेशंस काफी ज्यादा इसमें आई हुई हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी है ना, और नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग जो है उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग है। तो ये सारे के सारे जो हैं इनकी भी डेफिनेशंस हम लोग ने रीडिफाइन करी हैं। क्रिमिनल सिंडिकेट्स जैसे बन जाते हैं, क्राइम सिंडिकेट्स हैं। क्राइम सिंडिकेट्स क्या हो गए, सिंडिकेट बन जाना यानी हिडन बेसिस पर कोई एक क्राइम करने के लिए ग्रुप को फॉर्म कर लेना। अब जैसे इसमें किडनैपिंग है, तो किडनैपिंग तो खैर पहले भी थी, किडनैपिंग की डेफिनेशन है। एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन है। फिर इसमें एक जो मेन चीज जो इंट्रोड्यूस हो गई है दैट इज साइबर क्राइम्स। तो साइबर क्राइम्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो साइबर क्राइम की भी डेफिनेशन और इसकी पनिशमेंट्स को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा कुछ इसमें से डिलीट भी हुए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूअसली एडल्टरी को लेके अपने जजमेंट्स दे रहा था। एडल्टरी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक विवाहित व्यक्ति, मैरिड पर्सन अगर किसी दूसरे के साथ में संबंध रखता है, हैविंग रिलेशन विद अनदर पर्सन, तो इसको एडल्ट्री बोलते थे। सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूअसली एडल्ट्री को लेके ये बोल रहा था कि एडल्ट्री जो है ये कोई एक क्राइम नहीं हो सकता है, तो इस वाले में एडल्ट्री को हटा दिया गया। ऐसे ही आईपीसी का एक सेक्शन था, आईपीसी का सेक्शन था 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड, अब इसको हटा दिया गया है ना। तो ये हटा दिया गया है, बीएनएस में ये है ही नहीं, तो इस टाइप से हटा दिया गया है। क्योंकि अटेम्प्ट टू सुसाइड में जो मामला ये रहता था कि जैसे किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसके बाद में फिर वो हॉस्पिटल लेके गया, तो हॉस्पिटल उसको अटेंड नहीं करता था, कहता था कि पुलिस केस है तो हम अटेंड नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से उसकी जान चली जाती थी। तो ये पॉइंट्स भी इन लोगों ने ध्यान में रख के चेंजेस लेके आए हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन को भी हाईलाइट किया गया है, जैसे आईपीसी में भी था, खैर आईपीसी में भी रेप था, उसके बाद में स्टॉकिंग था, पीछा करना है ना, डीमीनिंग था, अपशब्द बोलना, तो ये आईपीसी में भी था, इसमें भी ये कंटिन्यू रहा है। सजाएं चेंज हो गई हैं। तो फॉल्स प्रॉमिस, हाँ इसमें बीएनएस में एक फॉल्स प्रॉमिसिंग इंट्रोड्यूस हुआ है। फॉल्स प्रॉमिसिंग का मतलब झूठा वादा करना, तो झूठा वादा करके शादी वगैरह कर लेते हैं, ये सारी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। तो काफी अच्छा बना दिया गया है ये। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड एग्जांपल के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का था, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बकायदा इसमें डिफाइन किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का इसमें जो सेक्शन है सेक्शन 111,
तो ये एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें। एक और है इसमें सेक्शन 291 जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स के प्रति अगर आप क्रुएलिटी करते हो तो वो भी इसमें कवर हो रही है। तो बहुत सारे चीजें इसमें एड अप की गई हैं। अब एनिमल क्रुएलिटी से रिलेटेड अपन लोगों का रिलेटेड आर्टिकल 48 होता ही है डीपीएसपी का, तो एनिमल हस्बेंड्री एंड काउ स्लॉटर से रिलेटेड। तो ये यहाँ पर एनिमल क्रुएलिटी में अब ये क्राइम के तौर पे देखा जाएगा। तो इस टाइप से इस वाले एक्ट में, बीएनएस में बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो गई हैं। ठीक, अब इस बीएनएस को पढ़ना कैसे है? देखो अब इसको पढ़ना कैसे है, तो लॉ के जो भी हम लोग के टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ने का बेस्ट सोर्स जो है, सोर्स लॉ का जो बेस्ट सोर्स है दैट इज फर्स्ट बेयर एक्ट। बेयर एक्ट बोले तो जो पार्लियामेंट में प्रति रखी हुई है उसकी एक कॉपी। तो इस टाइप से ये होता है। तो बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट तो बगल में रखना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर इसका लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड, हर लाइन को हर शब्द के साथ में मीनिंग अंडरस्टैंड करते हुए इनके मीनिंग्स को और इंटरप्रिटेशन को देखते हुए पढ़ना पड़ेगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, और बेयर एक्ट है ना। बेयर एक्ट मतलब अपन लोगों का एक प्रकार से गवर्नमेंट पब्लिकेशन है। तो किसी भी लॉ को अगर समझना है तो बेयर एक्ट को बगल में रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बेयर एक्ट रखा हुआ है। कुछ फैक्ट्स हम लोग इसमें से निकालेंगे और कुछ फिर एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो हैं एक्स्ट्रा है, क्योंकि लॉ है। लॉ को अगर हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है तो यहाँ पे एवरी वर्ड का एक अलग मीनिंग होता है। आगे चल के देखेंगे इसमें एवरी वर्ड का एक अलग मीनिंग होता है। तो इसको पहले फटाफट पढ़ लेते हैं। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ जाएंगे आपके कि ये किस मिनिस्ट्री के थ्रू हम लोगों को कोई भी एक लॉ बनाया जाता है। तो उसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये 25 दिसंबर 2023 और ये पॉश 1945 शक संवत, ये दोनों के दोनों डेट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। एक हम लोगों की 25 दिसंबर 2023 है और इसके साथ में हम लोगों की 4 पॉश 1945 ये शक संवत के हिसाब से है। तो ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ लेता है। ठीक, अब आगे की लाइन ये कहती है द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो एसेंट है ये 25 दिसंबर 2023 को हुई है। अच्छा, जो डेट हम लोगों की होती है जरूरी नहीं है कि इंप्लीमेंटेशन डेट सेम हो, क्योंकि प्रैक्टिकल होते होते काफी चीजें लागू होते होते टाइम लग जाता है। तो ये वाला जो लॉ है, इस लॉ की जो डेट है दैट इज 1 जुलाई 2024 को ये इंप्लीमेंट हुआ है, और प्रेसिडेंट की जो एसेंट है वो हम लोगों को 25 दिसंबर 2023 में मिली है। आगे कहता है द भारत न्याय संहिता 2023, इसका नाम होगा द भारत न्याय संहिता। द एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद और इंसिडेंटल टू। अब इसमें एक लाइन और है, बी इट बी एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक। तो हो सकता है कि वो यहां से 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक भी पूछ सकता है कि रिपब्लिक बनने के बाद में कौन से ईयर में, रिपब्लिक बनने के बाद में हमने ये लॉ पास हुआ है। तो ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं। अच्छा, इस वाले एक्ट में कुछ और पॉइंट्स जो यहां पे हम लोगों को मालूम होने चाहिए, आगे फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो है ये 20 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 20 चैप्टर्स में डिवाइडेड, और इसमें 358 सेक्शंस हैं, 358 सेक्शंस हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे अब ये जो स्टार्ट होता है दैट इज चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में। दिस एक्ट में बी कॉल्ड, देखो, भारतीय न्याय संहिता 2023, तो इसका नाम ही है द भारतीय न्याय संहिता 2023, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है।
अब इसमें क्लॉज 2 जो है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। देखो इट शैल, लैंग्वेज यहां पे लिखा है शैल, कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification in the official gazette appoint and different dates may be appointed for different provisions of this संहिता। यहां पे देखो, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वाले एक्ट में जो हम लोगों को अथॉरिटी है, अथॉरिटी इसकी जो लागू करने की अथॉरिटी है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पे मैंने सीजी लिख रखा है। तो सीजी के पास में यहां पे जो पावर दी हुई है वो एक तो ये है कि लीगल बाउंडेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कमेंसमेंट डेट, जो कि अब हम लोगों की कौन सी है, 1 जुलाई 2024। इसमें देखो एक लाइन और दे रखी है, नोटिफिकेशन डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। जैसे देखो इससे हम लोगों को क्या है ना, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये बता रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, सारे प्रोविजंस एक साथ नहीं लागू करके आप फेज मैनर में लागू होंगे। फेज मैनर में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है, क्योंकि ये फेज मैनर इसलिए जरूरी है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी पे लाते लाते पूरी तरह से प्रिपरेटरी वर्क हम लोगों को करना होता है। प्रिपरेशन के बाद में ही तो कोई चीज लागू हो पाएगी। तो ये वाला प्रोविजन जो है, डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड एज डिफरेंट प्रोविजन, इस वजह से ये वाली लाइन डाली गई है। अगर लॉ में ये वाली लाइन नहीं डलेंगी, लॉ की ये भाषा होती है, अगर इस टाइप की लाइंस नहीं डलेंगी तो ये चैलेंजेबल हो जाएगा कोर्ट्स में। अच्छा, ये वाली जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज वैसे नॉर्मली काफी एक्ट्स में हम लोगों को दिखाई देती है। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट देखोगे, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ये पुरानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हम लोगों का कब आया था, 1963 में आया था, है ना। एक्चुअरीज एक्ट आया था, एक्चुअरीज एक्ट 2006 में आया था, एक्चुअरीज एक्ट 2006 में आया था। तो ये लैंग्वेज जो है ये ऐसी कुछ नहीं है। अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज और एक्चुअरीज एक्ट, इन दोनों में भी एक्चुअरीज जो है ये स्टेट वाइज पोजीशन चेंज होगी। तो स्टेट वाइज जब पोजीशन चेंज होगी तो फिर हर स्टेट अपनी कंडीशन के हिसाब से प्रिपेयर करेगा और फिर लागू करेगा। तो हर स्टेट में अलग अलग भी लागू होती हैं। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस इस वजह से रखे जाते हैं।